यानी कि 2 एम्प्लॉयर आ गए उसके। एक उसका आया है होप लिमिटेड, वो FMCG है, और दूसरी है डिज़ायर होटल्स। ठीक है, ये होटल्स की ब्रांच है। द डिटेल्स ऑफ हिज एमोलमेंट्स ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2023 आर एज फॉलोज। कोई बीच में गैप है उसका एक आधे महीने का? नहीं, 30th को उधर से छोड़ा है और यकम को अगले महीने से। बेसिक सैलरी पर मंथ, अच्छा दोनों की सैलरी दे दी, होप की भी और दूसरा डिज़ायर की भी। बेसिक सैलरी पर मंथ दी है, मेडिकल अलाउंस पर मंथ दे दिया, यूटिलिटी अलाउंस पर मंथ दे दिया है, लंच प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर एट द सब्सिडाइज्ड रेट, पर मंथ कॉस्ट टू एम्प्लॉयर दे दी है, कंपनी मेंटेन कार ऑफिशियल बोथ फॉर बोथ ऑफिशियल एंड पर्सनल पर्पस। ठीक है, इसकी कॉस्ट भी दे दी है और FMV भी दे दी है, एनुअल बोनसेस भी दे दिए हैं और ग्रेचुटी अंडर एन अनअप्रूव्ड स्कीम दे दी है। ठीक है, बाजार ये सारी चीज़ें देख के तो लग रहा है कि बहुत ही इजी चीज़ें हैं, कोई इसमें कोई एम्बिग्यूटी तो है ही कोई नहीं। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है जी? 2 रिटर्न एयर टिकट्स दिए हैं चाइना को टू द एक्सटेंट ऑफ 6 लाख फॉर चेंग एंड हिज स्पाउस। ड्यूरिंग द ईयर ही इनकर्ड रुपीज़ 5,50,000 ऑन अकाउंट ऑफ हिज ट्रेवलिंग टू चाइना। 6 लाख की टू द एक्सटेंट, अच्छा ठीक है, क्या इंटरप्रिटेशन किया आप लोगों ने इसकी? ये बात मैक्सिमम उसे 6 लाख तक अलाउ था और उसका खर्चा कितना आया है? 5,50,000। तो हमने कितना लेना था? 5,50,000। टू दी एक्सटेंट उसने कहा कि उसको 2 रिटर्न टिकट्स हैं। चले ये जैसे जैसे पढ़ते हैं आपकी आंखें मजीद खुलती रहेंगी। 7,50,000 रिसीव्ड फॉर साइनिंग अ बॉन्ड with DH according to which Cheng cannot leave the organization before 30th June 2024। ये क्या था? ज्वाइनिंग बोनस, या फिर ज्वाइनिंग बोनस भी हो सकता है, या फिर ये था ना कि कोई पैसे मिले उसे किसी कड़ी शर्त के साथ। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड कॉविनेंट, ये वो चीज आ गई। ठीक है, 4 लाख रिसीव फ्रॉम DH एज ए कमीशन फॉर सिक्योरिंग अ लार्ज कॉन्ट्रैक्ट। कमीशन मिला था, कमीशन सैलरी में आएगा क्यों? मैंने लगा दिया। बेसिस बताए 4 लाख को पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 38 लाख बाय DH एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चंग हैड ऑब्टेन दिस इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम HL। अच्छा नहीं, पहले क्या लिखा है? पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ 38 लाख बाय DH, यानी कि जिधर गया है उसने 38 लाख की पेमेंट कर दी है एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। चंग हैज ऑब्टेन्ड हिज इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम HL, यानी कि पिछली कंपनी से जो लोन था वो उसने पे कर दिया है, यानी कि DL ने उसकी लाइबिलिटी जो है, DH ने उसकी लाइबिलिटी जो थी वो खत्म कर दी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वेवर कर दी है, वेव ऑफ कर दी है और सेटल कर दिया। बेसिकली ऑब्लिगेशन उसकी एक सेटल कर दी है। तो ये हमने पढ़ा है वेवर या सेटलमेंट ऑफ ऑब्लिगेशन के बारे में। फॉर द, और ये इसने लोन लिया किस लिए था? घर के बनाने के लिए। और 1 जुलाई 2019 द हाउस वाज गिवन ऑन रेंट अंडर अ 5-year रेंटल एग्रीमेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ रुपीज 8 लाख। ये तो उसने एक अच्छा काम किया ना, या एक नई इनकम जनरेट कर ली है, तो इस पे वो लगेगा सारा। ठीक है, मैं ये सवाल इधर ही करना है अभी। ठीक है, अदर इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड CNY 31,500 नेट ऑफ 30% टैक्स इक्विवेलेंट टू रुपीज 12,60,000 इन हिज पाकिस्तानी बैंक अकाउंट बीइंग अ शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन चाइना। चाइना में कारोबार, ये एक तरह से आपका फॉरेन इनकम बन गई ना, ये तो फॉरेन इनकम बन गई और उसके ऊपर से टैक्स भी दिया हुआ है। इसका मतलब ये कि फॉरेन टैक्स क्रेडिट आएगा। ठीक है, अच्छा भला सवाल आसान सा चल रहा था, फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ गया, मजीद आसान कर दिया। ड्यूरिंग द ईयर ही रिसीव्ड कैश डिविडेंड ऑफ 97,750
डिविडेंड मिलता है, ये इसने कैश में दिया हुआ, ठीक है। नेट ऑफ विद होल्डिंग टैक्स एट द रेट ऑफ 15%, 15% काट के कैश डिविडेंड दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। एंड द बोनस डिविडेंड ऑफ 2000 शेयर फ्रॉम एम्बिशियस लिमिटेड, अ कंपनी लिस्टेड ऑन द पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, 2000 शेयर के बोनस शेयर मिला है। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ इंटाइटलमेंट ऑफ द बोनस शेयर एंड ऑन 30 जून 2023 वर रुपीज 25 एंड 20। इसने बेचे तो नहीं है, नीचे जाके बेचे नहीं है, तो इसे बोनस शेयर मिला है, जब बेचेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट करेंगे। ही ट्रांसफर्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख टू द बैंक अकाउंट ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एज ए डोनेशन फॉर द फ्लड अफेक्टेड, ठीक है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को डोनेशन दी है, तो ये टैक्स क्रेडिट एक और आ गया भाईजान, ठीक है। ऑन 25 जून ही पेड एन एनुअल प्रीमियम ऑफ 3 लाख ऑन ए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। कुछ भी नहीं करेंगे, इसका क्या करना है, 3 लाख का कुछ भी नहीं करेंगे। क्या किया आप लोगों ने 3 लाख का? कुछ भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये कौन सा उसको बेनिफिट के तौर पे वापस मिल रहा है, रीइंबर्स कर रहा है, ना ही ये टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट में। अच्छा, अगर इसका स्केच बनाया जाए सबसे पहले, ठीक है, इसका इसे रख ले, बाद में करिएगा, पहले सवाल करें, और जहां जहां जाएगा सबने पहले इसके ऊपर लिखना शुरू कर देना, ठीक है। अगर मैं इसका स्केच बनाऊं तो इसमें हेड्स ऑफ इनकम कितने हैं? एक इसके अंदर इनकम फ्रॉम सैलरी है, एक इसके क्योंकि उसे प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, उसके अंदर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है। फिर यहां पे इसने कहीं पे इनकम फ्रॉम बिजनेस भी तो है, फॉरेन बिजनेस भी है, और क्या है? अदर सोर्स कौन सा है? बोनस शेयर अदर सोर्स में जाएंगे, क्यों? किसमें? चले फिलहाल इसको तो करें, सैलरी है, प्रॉपर्टी है, बिजनेस आ गया, और नहीं, डिविडेंड आपको मिला है, ड्यूरिंग ही रिसीव्ड 31,500, ये तो ये आ गया, डिविडेंड आ जाएगा, ये एज ए FTR आ जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा बोनस को फिलहाल मेरे नजदीक तो इसमें बोनस की ट्रीटमेंट कोई नहीं है, ठीक है। चलें बहरहाल देख लेते हैं आगे जाके। और इसके अलावा कोई और हेड ऑफ इनकम, बोनस को देख लेंगे, अगर ऐड करना हो तो कर लेंगे। फॉर द टाइम बिंग ये है, ठीक है। और इसमें ज़कात वगैरह का जिक्र कोई नहीं है, ये आपकी टोटल इनकम बन जाएगी, इसमें आप लेस कर देंगे आप अपनी FTR वाली इनकम को, ठीक है। ये फिर आपकी आ जाएगी टैक्सेबल इनकम के ऊपर आप टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी आपकी निकलेगी, इसके ऊपर अब आपने दो हमने टैक्स क्रेडिट्स पढ़े हैं, ठीक है। इसके अंदर 2 टैक्स क्रेडिट्स पढ़े, इसको मैं यहाँ लेके जा रहा हूँ आगे। फॉरेन टैक्स क्रेडिट एक आएगा, और दूसरा क्या आएगा? टैक्स क्रेडिट ऑन डोनेशंस, ये आ जाएगा। इसके लेस करने के बाद हमारी FTR डिविडेंड है, तो टैक्स लायबिलिटी हमारी बनेगी FTR की, टैक्स लायबिलिटी FTR, ठीक है। तो यहां पे फिर मेरी पहले ये टैक्स लायबिलिटी ये बनी NTR के तहत, इसमें से मैंने फॉरेन टैक्स क्रेडिट माइनस किया, डोनेशन का टैक्स क्रेडिट माइनस किया, और लायबिलिटी FTR की ऐड कर दी, ठीक है। तो अब मेरी आ गई टोटल टैक्स लायबिलिटी, या ग्रॉस टोटल टैक्स लायबिलिटी, या ग्रॉस लिख लें या टोटल लिख लें। इसमें से क्या माइनस करेंगे? 15% जो डिविडेंड, जब भी आपको कहीं से डिविडेंड मिलता है वो टैक्स अगला बंदा काट के देता है,
तो टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट ऑन डिविडेंड, ये हम इसमें से लेस करेंगे और फिर जो हमारे पास फिगर आएगी दैट विल बी टैक्स पेएबल टू गवर्नमेंट, टैक्स पेएबल या रिफंडेबल, अब मुझे नहीं पता इसमें क्या है, या रिफंडेबल। सही है। तो सिंपल सबसे पहले क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देख के हमने एक इसका स्केच बना लिया। कोई भी चीज़ होगी वो इसमें थोड़ी सी स्पेसेस छोड़िएगा एक एक लाइन की जब आप खुद उसके ऊपर करेंगे, ताकि कोई भी कई नई चीज़ पता चलती है तो हमें उसका पता चल जाए। यहाँ से देखा जाए तो कुछ चीज़ें तो सिंपल सिंपल सी नहीं आ जाएंगी स्टार्ट में ही। मिसाल के तौर पे से 97,750 का डिविडेंड मिला था, इसको ग्रॉस अप कर लें, 15% था ना, 97,750 डिवाइडेड बाय 0.85 कितना है? 115 ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड्स। 115 का मेरा डिविडेंड है। डिविडेंड पे टैक्स कितना निकला? 115 माइनस 97,750, 1,15,000 माइनस 97,750, 17,250। ये कहाँ जाएगा? टैक्स लायबिलिटी एफटीआर में 17,270, इसको हम वो लिख लेंगे 17.225, ठीक है। एक यहां जाएगा और किधर जाएगा? यहां पे 17.25 एफटीआर की लायबिलिटी है ना, एफटीआर की लायबिलिटी में जाएगा और ये ऑब्वियसली मैंने पे किया हुआ है तो ये यहाँ पे लेस भी हो जाएगा। तो ये वाली फिगर भी मेरी रुपीज इन थाउजेंड, ठीक है। तो देखा जाए तो जो चीज़ मेरी इजीली हल हो सकती है हम उसे वहाँ पे उसको इजीली हल कर देते हैं। और इसके साथ साथ ही यहाँ पे बिजनेस का भी मुझे कोई इतना लॉन्ग कुछ नहीं लग रहा। किधर गया बिजनेस वाला? ड्यूरिंग द ईयर 31,500 मिला, उसे 30% नेट करके, ठीक है, जो कि 12,60,000 बनता है। इसको ग्रॉस अप करते हैं हम, फ्रंट के ऊपर क्या लिखते हैं? सारा कुछ ग्रॉस्ड अप। तो इसे ग्रॉस अप करते हैं 12,60,000 तकसीम 0.70, 1800 आ गया जी। ये फिगर कैसे आई है जी? 12,60,000 डिवाइडेड बाय 0.30 था, 70 30 था ना, हाँ जी। तो ये 18 लाख रुपया इसका आ गया। तो टेक द थिंग्स वेरी सिंपल। जब आपके माइंड में एक स्केच बन जाता है चीज़ का तो हमें पता होता है कि मैंने कौन सी फिगर उठा के किधर किधर इनपुट करनी है, ठीक है, कौन सी। अब इसमें मैं आपको दो तरीके, एक तो ये तरीका हो गया पेपर एग्जाम करने का, एग्जाम में पेपर करने का। एक तरीका ये भी होता है कि मिसाल के तौर पे इसमें बोनस वाली बात के ऊपर डाउट है, ठीक है, जहाँ मुझे भी अभी है कि इसकी मैं क्या ट्रीटमेंट करूँगा। तो बनिस्बत इसके कि इस पर कंफ्यूज होने के आप उसकी जगह छोड़ दें। अगर मैक्सिमम कुछ करना है तो अजम्पशन डाल के फिगर को क्लियर कर दें, ठीक है, कि जी बोनस को मैं अज्यूम कर रहा हूँ इतने % है या इतनी फिगर है या नहीं ले रहा, मेरी अजम्पशन है कि बोनस को नहीं ले रहा। तो चीज को कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं कि 2-3 एंट्रीज मुश्किल आती है ना तो वो सवाल ही छोड़ देते हैं सारा। तो क्वेश्चन ही छोड़ना आपने। अगर किसी फिगर पे डाउट है अपनी तरफ से 100 अज्यूम कर लें। मिसाल के तौर पे बिजनेस इनकम की इस ट्रीटमेंट की नहीं समझ लग रही इस पूरे क्वेश्चन के अंदर, मैं अज्यूम कर लूं ये 2000 है। क्वेश्चन पूरा करें अपना, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, इसका 1-1.5 नंबर कट जाएगा आपका, इसका 1-1.5 नंबर कट जाएगा ना। लेकिन इनकम फ्रॉम बिजनेस की एंट्री पढ़ के, बोनस की एंट्री पढ़ के क्वेश्चन छोड़ देना, वो आप कितना लॉस करेंगे अपना। और ये वो अप्रोच है जो हम फाइनल लेवल के एग्जाम्स के अंदर फॉलो करते हैं। एग्जाम में बैठ के हमारे
मेरे टीचर हैं, अभी भी टीच करते हैं, अदनान रशीद साहब, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। तो ये अप्रोच मैंने उनसे सीखी, बल्कि उनके हर स्टूडेंट ने उनसे सीखी हुई है कि आप जब BFD लेवल के, तब BFD होता था, मैनेजमेंट कॉस्टिंग, फाइनल लेवल के एग्जाम में जाते हैं तो एक क्वेश्चन के अंदर 3-4 ट्रीटमेंट्स आ जाती हैं जिसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है क्या करना है। तो स्टूडेंट क्या करता था, पूरा का पूरा सवाल छोड़ देता है कि यार कोई नहीं खैर है, इसमें तो ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। लेकिन उस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा मार्क्स गेनिंग काम होता है, जिस तरह प्रॉपर्टी मार्क्स गेनिंग है, सैलरी मार्क्स गेनिंग है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रिलीज छोड़ने के बजाय जिस फिगर पे डाउट हो उसको अज्यूम कर दें, बेशक नीचे लिख दें नोट में कि मैंने इस फिगर को अपनी तरफ से अज्यूम्ड किया है, बाकी सवाल पूरा करें। हाँ, अगर आपको नहीं समझ लग रही उसकी, ठीक है, आपको उसकी ट्रीटमेंट की नहीं समझ लग रही है अगर, तो क्वेश्चन छोड़ने की बजाय उस फिगर को अज्यूम करके क्वेश्चन पूरा करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों के केस में, टू बी ऑनेस्ट, टैक्स के केस में इसकी एप्लीकेबिलिटी बहुत कम है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए कि इन केस अगर क्वेश्चन छूट रहा हो तो क्वेश्चन नहीं छोड़ना। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग बिला वजह ये एग्जाम्पशन लेने लग जाए, ये जस्ट आपको बताने के लिए कि क्वेश्चन कोई भी पूरा नहीं छोड़ना। जो 5 नंबर का भी सवाल है ना, तो उसमें से 3 नंबर 2.5 नंबर लेना सबसे ईजी है, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि क्वेश्चन के अंदर जो इनिशियल कुछ नंबर होते हैं ना 30%, वो तो ये फॉर्मेट सेट सूट करके ये आप थोड़ा सा फोकस करें मिल जाते होते हैं, खासतौर पर न्यूमेरिकल पेपर्स के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन कोई भी पूरा नहीं छोड़ना। इन केस आपको लगे कि यार 1-2 ट्रीटमेंट्स नहीं आ रही तो उनकी वजह से फिगर जूम करें, आगे चलें क्वेश्चन। अच्छा जी, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्वेश्चन ये हो गया था हमारा। इनकम फ्रॉम सैलरी के लिए हम वर्किंग नंबर 1 पे चले जाएंगे और इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के लिए हम वर्किंग नंबर 2 पे चले जाएंगे। वर्किंग नंबर 1, नॉर्मली हमारा एक सप्लायर होता है तो हम एक ही कॉलम बनाते हैं। अब यहाँ पे हमारे दो हमारे जो है वो एम्प्लॉयर है, जिसकी वजह से मुझे 2 तरह से इसको देखना पड़ेगा। बेसिक सैलरी पर मंथ, इसका तो सिंपल है, बेसिक सैलरी 3.5 है। ये कितने महीने से लगाया, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो सिंपल 3.5 इंटू 3 और 4.5 इंटू, बीच में गैप कोई नहीं है तो पूरे 12 महीने हमने करने हैं, 3 और 9 12। इसके आगे मेडिकल अलाउंस है, पहले फिगर्स लिख लेता हूँ सारी। मेडिकल अलाउंस है, मेडिकल अलाउंस कहीं हमने कुछ नहीं लिखा कि जी प्रीमियम उसको टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, रीइंबर्समेंट टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे है, ऐसा कुछ नहीं लिखा, तो हम समझेंगे कि वो फैसिलिटी इसको अवेलेबल है ही नहीं। तो मेडिकल अलाउंस पर मंथ जो है दैट इज 35,000 है, 35 इंटू 3। लेकिन ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी क्या है, एग्जेम्प्ट है, तो वो हम यहाँ पे निकालेंगे किसका बनता कितना है, लेस एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो वो निकाल के हम यहाँ पे उसका ट्रीटमेंट करेंगे। और ये 60 इंटू 9 है, इसमें से लेस कर दूंगा मैं एग्जेम्प्ट, जो भी उसका एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, यूटिलिटी अलाउंस के ऊपर उसने कोई भी बात नहीं की हुई, तो दैट इज 20 इंटू 3, जो भी फिगर आती है 20 इंटू 3, और यहाँ पे मेरी आ जाएगी 30 इंटू 9। लंच प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर, ये एक इंटरेस्टिंग है। लंच जहाँ पहले उसको मिल रहा था वो कोई होटल रेस्टोरेंट नहीं था, ठीक है, तो वो वाला टैक्सेबल होगा। जहां बाद में उसे मिल रहा है वो एक रेस्टोरेंट का ऑनर ही उसको दे रहा है, तो दैट इज एग्जेम्प्ट, सॉरी एग्जेम्प्ट, दैट इज एग्जेम्प्ट। इसको नोट में लिख देंगे क्योंकि वो तो होटल ही है जहां पे वो ले रहा है, तो इस वजह से उसको हम एग्जेम्प्ट ही शुमार करेंगे। कंपनी मेंटेन्ड कार की अगर बात करें, 10 इंटू पर मंथ है, हाँ जी 10 इंटू 3। कंपनी कार की बात करें तो ऑफिशियल एंड पर्सनल है तो 5% है। कहीं पे सवाल में उसने हमें ये नहीं बताया कि ये लीज पे है, तो अगर लीज पे नहीं है तो ऑब्वियसली ये कॉस्ट पे होगी,
और जो इसने फेयर मार्केट वैल्यू 30 जून को दी है ये हमारे लिए इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन है। तो HL के केस में हम 3000 ले लेंगे, इसका 5%, और ये कितना अर्सा यहाँ पे रहा है 3/12। और DH के केस में 5000, इसका 5%, और ये 9/12। ये फिगर्स आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। एनुअल बोनस रिलेटेड टू टैक्स ईयर 2022, इससे रिलेटेड इसने कुछ कहा था, ये इसे मिला कब है? नहीं, ये इसे मिला कब है? दो 2022 का है, ये पिछले साल का है। हाँ, मिला इस साल है। हाँ नहीं, वो ऊपर उसने बेसिकली एक तरह से लिख ही दिया ना कि 30 जून 2023 में ये कुछ मिला है। तो फिर जब यहाँ पे है तो एनुअल बोनस रिसीट बेस के ऊपर हम इसे टैक्स करेंगे 350। ग्रेचुटी अंडर अप्रूव्ड की अनअप्रूव्ड, ये तो मेरे ख्याल से सिंपल ही है। ग्रेचुटी आपको मिल रही है 12,25,000, 75,000 या 50% ऑफ द रिसीवेबल विच एवर इज लोअर, वो एग्जेम्प्ट है और बाकी टैक्सेबल है। तो ग्रेचुटी उसको मिल रही है जनाब 12 से 25 है, तो 50% ऑफ रिसीवेबल या 75,000 विच एवर इज लोअर। ऑब्वियसली यहाँ पे 75,000 ही बन रहा है, तो 12-25 में से 75 निकाल दें, ये एग्जेम्प्ट है, बाकी ऊपर यहाँ पे फिगर हम डाल लेते हैं अभी कि वो टैक्सेबल है। ये जो टैक्स ये SBI है, तो किस पे टैक्स लगना है? एवरेज रेट ऑफ पास्ट 3 इयर्स के हिसाब से बेसिकली एवरेज रेट ऑफ पास के लिहाज से लगता है टैक्स, इसमें कोई मसले वाली बात नहीं। वो लगेगा, बुक्स में भी कई जगहों पे ये लिखा हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि जो इस टाइम डेटा मेरे साथ शेयर है उसमें पिछले 3 सालों का रेट नहीं दिया गया या 3 सालों का डेटा नहीं दिया गया। तो इस सूरत हाल में आप सिंपल इसको यही फार्मूले के साथ लगा देंगे, ठीक है। चलो वो क्वेश्चन देख के मैं कुछ बता सकता हूँ, याद नहीं किया हुआ मैंने क्वेश्चन ऐसे। मैंने कहा हर क्वेश्चन को क्वेश्चन के साथ लिंक करेंगे, हो सकता है उसमें कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दी हो, वो देख के देखेंगे उसमें, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई मुझे बता सकता है कि इसकी कुछ 4 कंडीशंस भी थी? ये एग्जेम्प्ट भी होगा तो 4 कंडीशंस की बेस पे एग्जेम्प्ट होगा। एनीवन? ये पैसे उसे पाकिस्तान में मिले, पहली बात, ठीक है। दूसरा वो रेजिडेंट हो, तीसरी बात सेम डायरेक्टर वाला, CEO नहीं डायरेक्टर, क्या था क्या? क्या था अभी? ये 4 कंडीशंस पता होनी चाहिए, चेक करें क्या है, रिवाइज करें साथ में। क्या वो 4 कंडीशंस है जिसकी बेस पे ये एग्जाम्पशन मिलेगी? उसे निकालें अपनी बुक से। बुक में आपके दी हुई है ना? वो कैसे? ऐसी अब देख लेंगे इनमें से कोई कंडीशन तो नहीं अप्लाई हो रही, नहीं हो रही ना, तो फिर ये एग्जाम्पशन से मिल जाएगी। बात मकसद करने का ये है कि आपको हर क्लॉज के साथ उससे एंसिलरी कंडीशंस याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर अनअप्रूव्ड ग्रेचुटी आगे है, उसने टेस्ट नहीं किया बाकी कंडीशंस को, लेकिन आपके माइंड में पता होना चाहिए कि वो 4 कंडीशंस कब है जब मैंने उसे ये एग्जाम्पशन देनी है, सही है। तो इतनी की अच्छी तैयारी आपसे आपकी होना स्टार्ट हो जानी चाहिए, ठीक है। आगे चलें।
2 रिटर्न ए टिकट्स हैं। अच्छा, ए टिकट्स वही वाली बात है कि उसको 6 लाख तक है और उसने 5,05,000 तक की अवेल की है, तो ऑब्वियसली जितनी अवेल की है उतनी आ जाएंगी। ठीक है, ए टिकट्स। ये किसने दी थी ए टिकट? इसे इसने डीएच ने। ठीक है, तो यहां छोड़ के ये 550 हम इधर ऐड कर देंगे। 750 का उसने साइनिंग बोनस दिया जी डीएच ने, तो ऑब्वियसली साइनिंग बोनस भी उसके इसमें आ जाएगा 750 से, सैलरी का हिस्सा है। और 4 लाख उसे कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन भी अब वो मेरी जगह पूरी हो रही है, मैं अब बीच में डाल रहा हूं कहीं ना कहीं। कमीशन जो है वो भी इसका आ जाएगा 400 से। पेमेंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग लोन, ये एक इंटरेस्टिंग एंट्री है। पेमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एज पर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, चेंग हैज ऑब्टेन हिज इंटरेस्ट फ्री लोन फ्रॉम एचएल। एचएल से लिया है। अच्छा भाई, सीधी सी बात, सबसे पहली जो 38 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन था, जो 38 लाख का आउटस्टैंडिंग लोन था, ये तो ऑब्लिगेशन सेटल कर दी किसने? आपके एम्प्लॉयर ने। तो एम्प्लॉयर अगर एम्प्लॉय की ऑब्लिगेशन सेटल करेगा, बेशक खुद वाली कर दे या थर्ड पार्टी की कर दे, तो वो एम्प्लॉय की किस में ऐड हो जाएगी? इनकम फ्रॉम सैलरी में। तो सबसे पहले तो ये जो लोन की सेटलमेंट है, सेम अमाउंट से ये तो इधर आएगी। ठीक है, इसमें तो कोई शक ही नहीं। डीएच ने की है ना, तो ये 3800 इधर आ गया। उसके बाद अब बात आती है कि ये जब तक इंटरेस्ट फ्री लोन था, 10% का इंटरेस्ट फ्री लोन, ये एचएल ने भी, एचएल से भी तो फायदा उठाया ना उसने। तो 38 लाख इंटरेस्ट फ्री था, कंसेशनल था? इंटरेस्ट फ्री था। तो 10% 38 लाख का कितने माह का? 3 माह का। तो 3800 का 10% इंटू 3/12, ये फिगर इधर आ जाएगी। कितनी है? 95। 95 से ये फिगर इधर आ जाएगी। ठीक है, और इसमें कुछ भी नहीं रह गया। और इनकम फ्रॉम सैलरी में कुछ रह गया? नहीं। कौन सा? सारे हो गए। अब हम आ जाते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में। वर्किंग नंबर 2, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। हाँ जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में उसको रेंट कितना आ रहा है? ये महीने का सालाना है? सालाना है। तो रेंट आ गया उसको 8 लाख का। ये रेंट चार्जेबल टैक्स है। क्या क्या डिडक्शन अलाउ है? 450 वगैरह कुछ भी नहीं है इसमें। तो लेस करेंगे रिपेयर अलाउंस, कितना है जी? 1/5। तो 800 का 1/5 160। ये कैसे आया जी? 1/5 ऑफ 800 का। और इसमें से क्या लेस करेंगे? कुछ करेंगे कि नहीं? हाँ, इंटरेस्ट। प्रॉपर्टी लेने के लिए ये हमने पढ़ा हुआ था कि अगर आप घर बनाने के लिए, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जनरेट करने के लिए कोई लोन लेंगे, तो उस लोन पे दिया जाने वाला इंटरेस्ट आपको अलाउएबल एक्सपेंस होगा। तो आपने लोन लिया हुआ है एम्प्लॉयर से, तो उस पर जो इंटरेस्ट आपका इनकम फ्रॉम उसकी सैलरी के अंदर ऐड हो गया है, वो भी आपका अलाउएबल एक्सपेंस यहाँ पे जाएगा। ठीक है, इंटरेस्ट एक तो बात आ गई ना कि इंटरेस्ट फ्री है। तो इंटरेस्ट फ्री के अंदर भी तो हमने ये पढ़ा हुआ है ना कि अगर आप घर बनाने के लिए लोन लेते हैं, ऐसा घर बनाने के लिए जिससे आपकी इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसके ऊपर उस केस में जो इंटरेस्ट बनता है आपका, जो इसके अंदर ऐड कर रहे हैं, वो अलाउएबल एक्सपेंस हो जाएगा। ये उसके अंदर भी तो पढ़ा है ना, कंस्ट्रक्शन ऑफ लोन या बिजनेस करने के लिए, उसके अंदर भी तो बात है। और वैसे भी इंटरेस्ट इसके अंदर वैसे भी अलाउएबल एक्सपेंस है। तो ये 95 से इंटरेस्ट इसको अलाउ कर दें। ये बात हमने वो जीरो रेटेड और कंसेशनल में पढ़ी थी कि अगर आप ऐसा ही बिजनेस करने के लिए लेते हैं
या घर बनाते हैं जिसकी, या ऐसा एसेट बनाते हैं जिसकी इनकम चार्ज